हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलो अब मेंस आ रहा है कुछ ही दिनों में, तो ये वीडियो मैंने खास एथिक्स के लिए डाली है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, एथिक्स हमेशा से ही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। एथिक्स में मेरे नंबर 122 आए थे। एंड खास बात ये है, मेरे नंबर तब 122 आए जब मेरा 30 मार्क्स का पेपर छूट गया था। मतलब मेरी एक केस स्टडी और एक आधी केस स्टडी छूट गई थी, उसके बाद भी मेरे 122 नंबर आए थे। तो मेरे को लगता है, एंड ऐसा नहीं 2 बार ही हो रखा है, मेरे दूसरी पिछले बार भी एथिक्स में अच्छे नंबर आए थे 118। अरे यार, ठीक है। सो मेरे को, मैंने अपनी जो कॉपी एनालाइज करी है ढंग से, एंड मैंने दूसरे टॉपर्स की कॉपी देखी है, तो मेरे को लगता है मेरा कुछ लिखने का यूनिक स्टाइल है, और जो कि मैंने बाकी टॉपर्स में भी देखा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ज़रूर कुछ लेकर जाओगे। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर, अगर इसको ढंग से देख के आप इंप्लीमेंट करोगे ना अपने पेपर में 4 दिन बाद, एंड ओवरऑल आप जब भी मेंस दोगे, तो आपको ज़रूर आपके जो मार्क्स होंगे वो इंक्रीज़ होंगे अभी से। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एथिक्स के अंदर ना बहुत मिसगाइडेंस है, बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस है। एंड एथिक्स को भी हम कहीं ना कहीं एक जीएस का पार्ट रहता है, तो हम इसको जीएस की तरह मान लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, मैं एक और आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, 4 दिन बचे हैं पेपर में, ठीक है। एंड जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये इन 4 दिन के अंदर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप कुछ इशू नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा ब्रशअप करने के लिए बताऊँगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको बस ये चीज़ करनी है। इससे मैं आपको बताऊँगा क्या राइट डायमेंशंस, क्या राइट एग्जाम्पल, क्या राइट स्ट्रक्चर होना चाहिए। उससे आपके मार्क्स पक्का 20 मार्क्स का इजाफा आएगा, ठीक है। सो एथिक्स की चलो मिसगाइडेंस को अपन अब टारगेट करते हैं। ये भी एक एथिकल काम है यार, अंधकार को हटाना, मिसगाइडेंस को हटाना, ठीक है। एंड नॉट एवरी हीरो वेयर्स कैप। अरे मजाक करो यार, कुछ हीरो नहीं हूँ, फिर कमेंट कर देते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। सो देखो, पहला तो यार मिसनॉमर कि मैं बोल रहा हूँ ये जीएस नहीं है आप, ठीक है। तो जो जीएस के जो फंडे होते हैं, पहला फंडा कि भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको ज़्यादा लिखने हैं, तो आप पहले इससे ऊपर उठ जाओ। नंबर ऑफ पॉइंट्स का इसमें लोचा ही नहीं है यार। मैं अपना पेपर दिखाऊंगा आपको, भाई मैं पैराग्राफ में लिख कर आता हूँ बेसिकली। मतलब पैराग्राफ मतलब मैं 2-3 पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स मेरे बनते हैं, एंड पैराग्राफ टाइप ही होता है वो बेसिकली। आप उसको पैराग्राफ ही बोलोगे ढंग से, मतलब पूरा पैराग्राफ नहीं है, बट ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स वाला तो चक्कर नहीं डालता मैं बहुत ज़्यादा कि 10 मार्क्स में 8-9 पॉइंट्स डाल दूँ, ठीक है। दूसरा, भाई एथिक्स को मैकेनिकल मत बनाओ यार, ठीक है। एथिक्स मैकेनिकल मत बनाओ, ये ह्यूमैनिटीज़ का पेपर है पूरा। मतलब ह्यूमैनिटीज़ क्या बोलूँ, ये आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ का पेपर है, इसको मैकेनिकल मत बनाओ। मैं देखता हूँ बहुत बंदे कह रहे हैं कि हम डायग्राम बनाएंगे एथिक्स में। अरे मतलब यही नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा लिखेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करनी है मेरे भाई। मतलब आपको मैं अपना पेपर पढ़ाऊंगा और एक बार अपना खुद पेपर देखो। एथिक्स में नंबर पता है उसको मिल रहे हैं, एथिक्स में नंबर उसको मिल रहे हैं जिसका एग्जाम्पल पढ़ के फील गुड फैक्टर आ रहा है। अगर आपके एग्जाम्पल पढ़ के फील गुड फैक्टर आ रहा है, आपका एक एग्जाम्पल पढ़ के दिख रहा है कि इस बंदे में एनालिटिकल डेप्थ है, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। अगर उसको लगेगा एनालिटिकल डेप्थ नहीं है, रटा रटाया बोल रहा है, मतलब एक पूरा रटा हुआ बोल रहा है कुछ एकदम मॉडल आंसर टाइप, तो आपको बहुत एवरेज नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो फील गुड फैक्टर पे ध्यान रखना है। एंड भाई गुरु नानक देव जी का देश है ये, एथिक्स तो मतलब कर ही लेंगे हम, ठीक है, और बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एथिक्स में ह्यूमन टच, ठीक है। ह्यूमन टच फील गुड कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल ये आएगा आपका फील गुड जो चीज़ है, ये आपकी आएगी फील गुड, या फिर मैं इसको बोलूँ ह्यूमन टच। आपको मेक श्योर करना है, अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए, आपको मेक श्योर करना आप अपने ईच आंसर में, हर आंसर में ना एक पॉइंट ऐसा डालो जिस पे एग्जामिनर रुके और बोले वाह ये बढ़िया है। मतलब और वो पॉइंट क्या होगा, वो ह्यूमन टच वाला पॉइंट होगा। और वो क्या क्या हो सकते हैं, उसमें आप कोई एग्जाम्पल डाल सकते हो जो कि माइथोलॉजी से रिलेट हो। हमारी बहुत प्यारे, मतलब हमारे माइथोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं यार। इंडियन माइथोलॉजी तो है इतनी ग्रेट, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आप उसमें अपने पर्सनल एग्जाम्पल डाल सकते हो। बेसिकली यू हैव टू सेल योर सेल्फ इन पेपर। तो आप अपने पर्सनल एग्जाम्पल डाल के और ज़्यादा एग्जामिनर को कंपेल कर सकते हो कि आपको नंबर दे। आप उसको, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट वर्ड, आप उसको कन्विंस कर सकते हो कि यू आर अ गुड पर्सन, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है। छोटे एग्जाम्पल यार, कि मैं टैब देखता हूँ मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं मेट्रो में कोई प्रेग्नेंट लेडी देखता हूँ या कोई सीनियर सिटीजन देखता हूँ, मैं उसको अपनी सीट दे देता हूँ। ये छोटे एग्जाम्पल एम्पैथी शो कर रहे हैं। एंड आप लिख सकते हो ये छोटे एग्जाम्पल ही, मतलब व्हाट इज करेक्टर? करेक्टर इज स्मॉल एक्ट इट लार्ज। जो आपका करेक्टर है वो स्मॉल एक्ट इट लार्ज है ना। तो ह्यूमन टच, इसके अंदर आप मूवीज़ के एग्जांपल दे सकते हो। इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ की लाइंस हैं यार, लाइक स्पाइडरमैन की कितनी बढ़िया लाइन है, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इसमें हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकते हैं, हम लीडरशिप की बात कर सकते हैं कि जो लीडर है उनके पास अगर पावर है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। लीडरशिप की बात कर सकते हैं। तो आपको एग्जांपल्स देने हैं मूवीज़ से, और मूवीज़ के एग्जांपल है बैटमैन का, कितना प्यारा एग्जांपल है। वाई डू वी फॉल सर, हम क्यों गिरते हैं? सो डैट वी कैन पिक अवर सेल्फ अप। ये सब आप एग्जाम्पल लिखो, बहुत अप्रिशिएट करेगा एग्जामिनर, क्योंकि इस पर रुकेगा। पता है श्रीधरन, श्रीधरन का हो गया, टीएन सेशन का हो गया, मेट्रो मैन जो एक हमारे हैं अशोक केम का, इनके एग्जाम्पल भाई हर कोई लिख कर आएगा और कुछ मज़ा नहीं आएगा। ऐसा लगेगा आप कोई जीएस का पॉइंट लिख रहे हो। बट बैटमैन, स्पाइडरमैन या आप कुछ और रामायणा से एग्जाम्पल दे दोगे, देखो ऑब्वियसली मतलब माइथोलॉजी, ठीक है, रामायणा, इन सबको आप मूवीज से ऊपर रखना, क्योंकि वो जो जहाँ पे पेपर चेक कर रहे हैं ना, दे आर प्रोफेसर, ठीक है। तो मतलब वो ये सब देख के बड़े हुए हैं, रामायण वगैरह। बट माइथोलॉजी, ये आप इनके एग्जाम्पल भी दे सकते हो मूवीज़ के।
मतलब आपके जो आर्म स्ट्रॉन्ग पे में इन सब एग्जांपल से बहुत बेटर हो जाएगा ये, क्योंकि वो सब एग्जांपल पुराने हो गए हैं। दो भाई एकदम गूजबम वाले एग्जांपल हैं कि एक बंदे ने रोड बना दी फेसबुक से पैसे जुटा के, बट हर कोई लिखेगा वो। एंड आफ्टर ऑल वी आर इन अ कॉम्पिटिशन, हमको सामने वाले से बेटर बनना है इसमें। तो बैटमैन का सो डैट वी कैन पिक अवर सेल्फ अप, हम क्यों गिरते हैं? क्योंकि हम अपने आप को वापस खड़ा कर पाए। ठीक है, तो आपको मूवीज़ के एग्जाम्पल देने हैं, पर्सनल एग्जाम्पल्स देने हैं। एंड सबसे मेन बात, आपको देखो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसे कहते हैं एग्जाम्पल्स। ये मैं एक आपके लिए लाया हूँ। सोचो अगर क्वेश्चन है जो एथिक्स है, एथिक्स इज नॉट मियर बंच ऑफ लॉज। एथिक्स बंच ऑफ लॉज नहीं है। क्या है वो? इसका एग्जाम्पल देखो, कोई भी दे देगा कि हाँ एथिक्स बंच ऑफ लॉज नहीं है, क्योंकि एथिक्स कंटेक्चुअल होता है, कोई ऐसे करता कोई ऐसे करता। बचाओ जो बंदा ये एग्जाम्पल लिख कर आएगा। पुरुषोत्तम जो राम जी थे वो रूल्स से जिए, और जो कृष्ण जी थे उन्होंने रूल तोड़े। ठीक है, कितने रूल्स तोड़े उन्होंने धर्म बचाने के लिए। इन्होंने धर्म बचाने के लिए रूल से जिए। राम जी ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया अपनी फैमिली धर्म ऊपर करने के लिए। कृष्ण जी ने बोला कि अपनी फैमिली को भी मार दो, जब अर्जुन को बता रहे थे कि अपनी फैमिली को भी मार दो अगर आपको धर्म ऊपर करना है। राम जी ने करेज के साथ हमेशा सामना करा। जो कृष्ण जी थे, हम उनको रणछोड़ भी कहते हैं, वो जो कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट हो रहते थे उससे बचने के लिए ही ऑल्सो रैन अवे। अब हम बोले कि रैन अवे तो कावर्डाइज हो गई, नहीं भाई, क्योंकि एथिक्स बंच ऑफ लॉज नहीं है। कावर्डाइज का मतलब ये नहीं है कि बस आप लड़ोगे। अब आप सड़क पे चल रहे हो, कोई थार वाला आपसे आके लड़ने लगे, ठीक है, अगर आप उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कावर्ड हो। इसका मतलब ये यार, मतलब यू नो कि यू नो वे टू पिक योर बैटल्स, यू नो विच बैटल्स टू पिक अप। आपके अंदर एथिक्स है। एथिक्स का मतलब समझदारी भी होता है। आपके अंदर समझदारी है। आपको मालूम है कि यार आपके घर वालों ने आपके ऊपर बहुत पैसा खर्च करा है, आप देश के लिए कैसेट हो, आप वहाँ लड़के अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, सो एथिक्स इज नॉट बंच ऑफ लॉस। तो ये एग्जाम्पल दो, ठीक है, रामकृष्णा। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप ये थार वाला टाइप भी दे सकते हो, मतलब थार मत लिखना यार, स्टीरियोटाइप हो जाएगा, जो कि सच्चाई बन चुकी है, बट थार वाला मत लिखना। कुछ लिख देना, कुछ भी, रॉग मैन, ठीक है, उससे लड़के टाइम वेस्ट क्यों करना। इससे बढ़िया हम सॉरी बोले, चाहे हमको थोड़ा झुकना भी पड़ जाए, एंड हम आगे जा सकते हैं। दिस इज रियल एथिक्स, दिस इज रियल कंटेक्स्ट की लड़ाई करके ना टाइम वेस्ट करना और बात को ना बढ़ाना, खत्म कर देना। ठीक है, ये सब आप एग्जाम्पल्स लिखो। कितना प्यारा एग्जाम्पल है। इसके बाद यार आप दोहे यूज़ करो भाई। मतलब दोहा तो मेरे को लगता है लोग पता नहीं क्यों नहीं यूज़ करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ यार, ये दोहे मैंने कुछ आप लोगों के लिए करे हैं। श्री गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है, इनके भी दोहे हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं यार दोहे वगैरह, देखो ये गुरु नानक देव जी का दोहा है, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे। जो हर बंदा है, एवरी इंडिविजुअल, सब सेम लाइट से निकले हैं भाई, सबका सेम सोर्स है। तो हम कौन होते हैं कि बोलने को कि ये इंसान इन्फीरियर है, ये इंसान बेकार है, ये इंसान अच्छा है। इससे आप रेसिज्म, ठीक है, इससे आप कास्टिज्म, इससे आप इनइक्वालिटी, इससे आप रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको टारगेट कर सकते हो। आर्टिकल 15 डाल दो, आर्टिकल 14 डाल दो, आर्टिकल 18 डाल दो यार। इससे आप पूरा मतलब इंडिया पाकिस्तान के दोस्ती की बात कर सकते हो कि हमको रिलेशन अच्छे कर लेने चाहिए आगे चल के। पाकिस्तान वालों को ऑब्वियस उनकी गलती है, उनको समझना चाहिए कि हम सब एक ही लाइट से निकले हैं। ठीक है, कितनी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो यूज़ करो। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप अगर ये वाला हो गया, जैसे कबीर जी का, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। इसको आप यूज़ करो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में। जहाँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात आ गई, जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आ गई, इमोशनल इंटेलिजेंस में तो वो भी चल जाएगा। एक जो बहुत अच्छा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल हुए। तो ये लिखो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में, बुरा जो देखकर मैं चला, कितना बढ़िया लगेगा ये। ठीक है, एंड ये वाला पंथी, ये कितना बढ़िया। 1 मिनट में आपको इसका 1 मिनट कॉल आ रहा है, 1 मिनट सॉरी। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, पंथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 एकड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। मतलब कितना सही कह रहा है कि भाई बुकिश नॉलेज इज नॉट इक्वल टू विजडम। भाई बुकिश नॉलेज का मतलब ये नहीं है आप में दिमाग आ गया। बुकिश नॉलेज और आपकी जो बुकिश नॉलेज से ज़्यादा बड़ा है आपका लव की लैंग्वेज। अगर आपको एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है तो भाई आपको रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, आपको एक रोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी चेक करानी पड़ेगी। वो ब्यूरोक्रेसी जो कि एम्पैथी के ऊपर बेस्ड है, वो ब्यूरोक्रेसी जो कि थोड़े रूल्स बेंड कर देती है अगर किसी का भला हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक अनफॉर्चुनेट केस हुआ था, आई थिंक झारखंड या किसी में, एक औरत के पास आधार कार्ड नहीं था तो उसको राशन नहीं दिया गया और वो स्टारवेशन से मर गई थी। तो ये हमको ऐसी बुकिश नॉलेज ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए, हमको एम्पैथी वाली ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो कि रूल्स को बेंड भी कर दे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस विदाउट एम्पैथी कैन प्रोड्यूस टेक्निकली एफिशिएंट बट सोशली इनसेंसिटिव गवर्नेंस। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ये वाला जो मैंने आपको झारखंड वाला एग्जाम्पल दिया, समझ गए। सो यू कैन यूज दीज दोहाज ऐसे। एंड सबसे अच्छी बात मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो दोहा आप लिखोगे, आपको लिखना इंग्लिश स्क्रिप्ट में ही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो, यू हैव टू राइट इन इंग्लिश स्क्रिप्ट ओनली। बस उसके थिंकर का नाम, जो भी गुरु नानक देव जी हैं या गुरु कबीर साहब हैं, उनका लिख दो। एंड आप उसका मीनिंग भी एक बार एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि देर आर चांसेस कि इंग्लिश स्क्रिप्ट में कोई साउथ इंडियन जो होंगे वो हमारे पढ़ तो लेंगे, अ पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया इसको पढ़ तो लेगा बट उसका मतलब नहीं समझ पाएगा। तो उनकी हेल्प के लिए हमको मीनिंग भी रखना है, समझ गए।
सो ये सब चीज़ें आप कुछ ये सॉफ्ट टच डालेंगे ना और ये थोड़ा अपने पेपर को मैकेनिकल नहीं बनाएंगे तो आपके एथिक्स में ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। इनफैक्ट मेरे से भी अच्छे नंबर आएंगे एंड आई रियली विश कि आप लोग क्या आए। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है कि हर एक आंसर में एक ऐसी चीज़ हो जिससे एग्जामिनर रुके, ठीक है, और आपके एग्जाम्पल को अप्रिशिएट करे। सो अभी आपको क्या करना है एथिक्स के लिए, प्रिपेयर दैट लिस्ट। जैसे कुछ तो मैंने ही आपको बता दिया, ठीक है, जैसे आप योगेश्वर कृष्ण जी का एग्जांपल दे सकते हो, दोहे दे सकते हो। प्रिपेयर दैट लिस्ट, और भी प्रिपेयर कर लो लिस्ट, ठीक है। चैट जीपीटी के पास जाओ, उससे दोहे मांगो, याद करो। चैट जीपीटी के पास जाके अच्छी माइथोलॉजीज के एग्जांपल्स लो, ठीक है। टॉपर्स कॉपीज देखो, टॉपर्स कॉपीज देखोगे वहाँ से बहुत चीज़ें मिलेंगी। मेरी कॉपी देख लो, मेरी एथिक्स की कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी स्क्रीन पर ही। कुछ मतलब मैंने हाईलाइट कर रखे जो कि मेरे को लगा कि आप सब यूज़ कर सकते हो। ये सब लिखो तो आपके ज़रूर नंबर आएंगे। एंड नाउ आई विल शो यू माई कॉपी। सो ओके, एक मिनट यार, कॉपी यहाँ ही मेरे ख्याल से, एंड आई थिंक यही कॉपी है, ठीक है। हाँ, ये मेरी एथिक्स की कॉपी है। एंड देखो नंबर तो ज़्यादा नहीं आए थे भाई, 88 नंबर आए थे, क्योंकि मैंने बहुत छोड़ा भी था, नहीं छोड़ा तो नहीं था, पता नहीं क्या था, छोड़ो, रियल में नंबर आ गए ना। एंड यहाँ देखो इन्होंने क्या लिखा है सर ने, मतलब सर का एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल, कूडोज टू सर, मैं कुछ सर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट सर ने लिखा है एटलीस्ट 8-10 पॉइंट्स टू एड्रेस अ 10 मार्कर क्वेश्चन। अरे नहीं रे, एथिक्स का है पेपर, ये मैं करता तो मेरे नहीं आते 100 से ऊपर नंबर। क्यों होता है ऐसा कि एथिक्स के अंदर लोगों के नंबर 130 आ रहे हैं और 80 आ रहे हैं? क्यों? यही फ़र्क है, मैकेनिकल कर दे रहे हो पेपर, ये नहीं करना आपने, ठीक है। तो अच्छा, मैंने सर की बात नहीं मानी, आप लोग मेरी बात मान लेना, क्योंकि मेरा टेस्टेड है। 118 एंड 122 दो बारी आए मेरे, एंड दोनों बारी मेरा पेपर इनकम्प्लीट रहा। प्राउड की बात नहीं है, बट यू नो क्या कह रहा हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। देखो ये वाला मेरा पहला क्वेश्चन था, इंडियन सोसाइटी एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफ प्रीडोमिनेटली एम्ब्रेस्ड अ नॉन एब्सोल्यूटिस्ट स्टांस टुवर्ड्स एथिकल कंसिडरेशन। मतलब नॉन एब्सोल्यूटिस्ट स्टांस नहीं लिया हमने, ठीक है। तो इसको मतलब आप एग्री करते नहीं करते, मतलब इसमें बेसिकली आपको करना है कि नॉन एब्सोल्यूटिस्ट की मतलब हमको एक्सट्रीम हमने बात नहीं करी, हमने हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है जो भी हमारी फिलोसफी रही है। तो उसमें आप एग्जांपल दो। देखो मैंने बोला देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी इन इंडिया लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म व्हिच रिजेक्टेड टेकिंग एनी हार्ड एब्सोल्यूट स्टांस ऑन एथिकल प्रिंसिपल। जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात बिल्कुल, बुद्धिज्म ने तो बोला ही है मध्यम मार्ग, तो इसको अपन को लिखना है एग्जाम्पल में। बुद्धिज्म ने तो बोला ही है कि भाई एक्सट्रीम में मत चलो, मध्यम मार्ग में चलो। दो जैनिज्म कहीं कहीं जगह पे एक्सट्रीम है, बट जैनिज्म की आप अनेकांतवाद की बात करो, ये जैनिज्म की इतनी प्यारी फिलोसफी है यार, अनेकांतवाद और शायदवाद, कि ये कहते हैं कि देयर कैन बी मल्टीपल ट्रुथ्स। हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रुथ है, यही एक सत्य है। देयर कैन बी मल्टीपल ट्रुथ्स, अनेक ट्रुथ एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो ये मैंने एग्जांपल दिया, अब ये एग्जामिनर पढ़ेगा ना तो उसको कुछ फ्रेश फील होगा। पहले आप मेरा देखो, पैराग्राफ बन रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा की मध्यम मार्ग की मैंने बात करी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने ये बात कितना अच्छा मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या कहते हैं, similarly, Lord Buddha's approach of Madhyam Marg embraced a non-absolutist stance. Buddha's rejected both the ends as an extreme approach and asked the society to always adopt a Madhyam Marg, middle path, which is neutral. Non-absolutist stance। और मेरा एग्जांपल देखो, मैंने बात करी है कि जैसे करेज एक्सट्रीम फॉर्म में दोनों में हार्मफुल है। अगर कम करेज होती है तो कावर्डाइज हो जाती है, ज़्यादा करेज हो जाती है तो रेकलेसनेस हो जाती है। इसलिए भाई नॉन एब्सोल्यूटिस्ट स्टांस रखना चाहिए, जो कि हमको बुद्धा जी ने भी सिखाया है। उसके बाद मैंने इसमें देखो बात करी आपके पुरुषार्थ की, ठीक है, जो कि पुरुषार्थ हमारी थ्योरी है, वो भी बात करती है। पुरुषार्थ अर्थ की बात करती है, कामा की बात करती है, ठीक है, जो आपका वर्ण आश्रम है, वर्ण आश्रम इज द राइट वर्ड। दोनों सेपरेट चीज़ है, कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। वर्ण आश्रम जो है आपका, जिसके अंदर हम बोलते हैं पहला बाल ब्रह्मचार्य, उसके बाद हम बोलते हैं गृहस्थ जीवन। अब जब आपका गृहस्थ जीवन है उसमें हम अर्था की भी बात करते हैं, कामा की भी बात करते हैं। अर्थ का मतलब क्या हो गया, पैसा कमाना। काम का मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो देखो बिल्कुल रिजिड नहीं है भाई, हम कह रहे हैं सब कुछ करो, बैलेंस में करो, पैसा कमाओ, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जाओ, क्योंकि आपको रिप्रोड्यूस करना है, बट सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। तो ये एब्सोल्यूट स्टांस नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि एकदम बिल्कुल स्मूथली सब चलना चाहिए। तो देखो मैंने पुरुषार्थ की बात करी, तो ये मेरी 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड जैनिज्म की बात होगी, मध्यम मार्ग की बात होगी, एग्जाम्पल हो गया, पुरुषार्थ की बात हो गई। तो ये थोड़ा यूनिक हो गया, तो आपको भी ऐसे करना है, ठीक है। एंड और भी मतलब अपन देख सकते हैं, मैं कुछ देखो, मतलब आप मेरा देखो, ये वाला एक जैसे डायग्राम हो गया, ये मैंने 2024 में बनाया था, ठीक है। एंड बट पर्सनली अब मैं इसको डायग्राम को नहीं बनाता, या फिर मेरे को देखने दो एक बारी। डिफरेंट इंडिविजुअल है वेरिड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट अ गुड लाइफ, व्हाट डज लाइफ सिग्निफाई फॉर यू, ठीक है। हैप्पीनेस की बात हो रही है कि गुड लाइफ क्या होती है। हाँ, तो इधर बहुत एग्जांपल अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल ही जो मैंने डायग्राम ही दिए, ये एक मतलब थिंकर का ही डायग्राम है भाई, मैस्लो कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की। डायग्राम से मेरा मतलब ये होगा, इसमें मैंने शायद बना रखे होंगे, जैसे हम फ्लो डायग्राम नहीं बना देते 1 2 3 4 1-2 वर्ड्स लिख के खत्म कर देते, वो नहीं करना। ये डायग्राम बहुत रेलिवेंट है, मैं आपको बताता हूँ ये डायग्राम क्यों रेलिवेंट है मेरे भाई। ये मैस्लो कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की है, उसने ना बताइए कि अलग अलग हैप्पीनेस होती है। उसने सबसे नीचे रखी है साइकोलॉजिकल नीड्स वाली, कि आप कुछ पैसा कमा गए, ठीक है, आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आ गए, आपने ड्रिंक कर ली। ये साइकोलॉजिकल नीड्स जब आपकी पूरी हो जाती हैं तो एक हैप्पीनेस होती है, लेकिन ये सबसे लोअर हैप्पीनेस है। उसके बाद होती है सोशल प्रेस्टीज की हैप्पीनेस, हाँ भाई मैं IAS बन गया, हाँ भाई मैं ओलंपिक जीत गया, इज्जत। उसके बाद होती है सेल्फ एस्टीम, कि आपकी सोशल प्रेस्टीज नहीं है लेकिन आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम, आप अपने आप को खुद में कॉन्फिडेंस करते हो। और सबसे बड़ी हैप्पीनेस होती है सेल्फ रियलाइजेशन की, जिसमें आप
नानक या कबीर जैसे हो जाते हो, और जो ऊपर वाले भगवान है या अल्लाह है, आप उनसे जुड़ जाते हो, वो सबसे अच्छी हैप्पीनेस है। ठीक है, तो यही देखो, मतलब मैंने लिखा है एथिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड लाइफ, मटीरियल एस्पेक्ट वाली लाइफ। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको कॉपी कर लेना भाई, मैस्लो कांसेप्ट ऑफ हायरार्की बोलते हैं, इसको लिख लेना। ठीक है, एंड देखो माय आइडिया ऑफ गुड लाइफ, मैंने कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है, यहीं पे मतलब अलग हो जाएगा थोड़ा, पढ़ो एक बार इसको पढ़ना। अरे यार, माय आइडिया ऑफ गुड लाइफ, सॉरी, माय आइडिया ऑफ गुड लाइफ इज द हैप्पी लाइफ विच आई कैन शेयर विद अदर्स। मेरा आइडिया जो अच्छी लाइफ का वो है, वो एक हैप्पी लाइफ जो कि मैं दूसरों के साथ बांट सकता हूँ, क्योंकि सिंस टॉल्स्टॉय हैज शेयर्ड दैट रियल हैप्पीनेस एग्जिस्ट व्हेन इट इज शेयर्ड। ये एग्जामिनर पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा हाँ कुछ अच्छी बात लिखी है, क्योंकि टॉल्स्टॉय ने बोला कि असली हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती है जब वो बांटी जाती है। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग वाली बात, ये सब आप भी लिख सकते हो। अब जैसे मैंने तो इसको बहुत ऐसे स्टोरी के अंदर लिखा, अगर आप ये थोड़ा शेयर इज केयरिंग अलग दिखा दोगे एकदम ऐसे करके, ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छा जचेगा। बेसिकली एग्जामिनर का काम ईजी कर दो, लेकिन ऐसा हो कि एनालिटिकल हो चीज़ें, सिर्फ वन वर्ड टाइप ना हो जाए वो। ठीक है, and what does each of the following, a man can give up a light but he may not give up a duty without being guilty of grave dereliction, महात्मा गांधी। इसमें मैंने कुछ दिया, वो मतलब इसमें देखो मैंने वाला दे दिया, इट इज सेड दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेंस अ पॉलिटिशियन मे डिस्टर्ब हिज पर्सनल लाइफ ड्यू टू हिज वर्क बट इट इज हिज ड्यूटी टू सर्व द नेशन सिटीजन, हेंस ही मस्ट टेक द हार्ड चॉइस। मतलब मैंने बता दी कि अगर पॉलिटिशियन को दिक्कत भी हो रही है तो भाई उसको छोड़ सकता है। ठीक है, देयर इज ट्रू फॉर अवर सोल्जर्स हु गिव अप देयर फंडामेंटल राइट्स आफ्टर जॉइनिंग द आर्मी बट दे नेवर गिव अप देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। आपको मालूम है, आई थिंक आर्टिकल 33 होता है, जिसमें जो आपके आर्मी से रिलेटेड कुछ भी पर्सनल होते हैं उनको अपने फंडामेंटल राइट गिव अप करने होते हैं। तो बताओ, अपने राइट्स गिव अप कर रहे हैं लेकिन अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे, दे आर नॉट गिविंग अप ऑन देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री। तो ये सब एग्जाम्पल्स अच्छे हैं थोड़े। ठीक है, एंड मतलब बेसिकली यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे। ठीक है, मतलब अच्छे एग्जाम्पल्स लिखो। देखो अभी ये वाला, आवर लाइफ बिगिन टू एंड द डे वी बिकेम साइलेंट अबाउट थिंग्स दैट मैटर। हमारी लाइफ उस दिन खत्म हो जाती है जब हम चुप हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि मैटर करती है। तो इसमें मैंने बात करी है, however many times we remain to choose silent but when we are directly impacted, when we are not directly impacted, but this ultimately leads to win of evil and soon this evil will come at our door also। ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसे लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें बात करी है डिफ्यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम की। एक दिल्ली में बहुत अनफॉर्चुनेट केस हुआ था, एक प्रभु दयाल करके सब इंस्पेक्टर थे, उनको ब्रॉड डे लाइट में 100 बंदों के क्राउड में चाकू से घूप घूप के मार दिया और कोई नहीं आया। प्रभु दयाला पुलिस ऑफिसर वॉज किल्ड इन ब्रॉड डे लाइट इन फ्रंट ऑफ क्राउड ऑफ 100 बट नॉट अ सिंगल मैन इंटरवीन। तो ये एटीट्यूड, मतलब इसको हम कहते हैं डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं आता। ठीक है, तो इसका फिर मैंने लिखा है, सच टाइप ऑफ एटीट्यूड विल लीड टू मोरल डिके ऑफ सोसाइटी एंड विल लीड टू राइज ऑफ इम्प्यूनिटी एंड अथॉरिटेरियनिज्म लाइक regimes of Nazi in Germany। ठीक है, had Bhagat Singh and B.R. Ambedkar remained silent and minded their own business, we still might be living in darker age। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना है। मतलब आप समझ रहे हो मेरा एथिक्स का क्या मतलब है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट इतने एनालिटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एग्जामिनर को पढ़कर मजा आएगा कि भाई प्रभु दयाल जब मरे थे और जैसे वो 100 लोग थे, अगर वो 100 लोग जैसे भगत सिंह और अम्बेडकर साहब भी हो जाते, वो लोग कहते ठीक है यार, हम तो अपनी भगत सिंह बहुत अच्छी फैमिली से आते, बी आर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, अगर ये लोग अपना बिजनेस माइंड कर लेते, बी आर अम्बेडकर अगर कहते आई विल माइंड माई ओन बिजनेस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रह के, तो आज शायद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 वगैरह नहीं डलता। ठीक है, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस की बात नहीं होती। आज अगर भगत सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते वी विल माइंड अवर ओन बिजनेस एंड वल्लभ भाई साहब पटेल कहते कि मैं अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूंगा, तो फिर शायद उनको सरदार खिताब नहीं मिलता और शायद इतना हमारा यूनिफिकेशन नहीं हो पाता। तो एक पर्सनल कॉस्ट होती है, एक पर्सनल सेक्रीफाइस करना होता है आपको दूसरों के लिए। ठीक है, तो यही है, हमारी लाइफ उस दिन खत्म हो जाती है जब हम साइलेंट हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि मैटर करती है। ये हो सकती है एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है, ये हो सकती है और भी किसी सोशल इश्यूज़ के लिए जहाँ पे हम चुप हो जाते हैं। ठीक है, सो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको इस तरह के कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं जो कि एग्जामिनर को रोके। ठीक है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस इन लाइफ ऑफ सिविल सर्वेंट, ये मैंने फ्लो डायग्राम में बनाया है, बट पर्सनली मैं इसको, मेरे को लगता है कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आप एक बार इसको देख लेना, पढ़ लेना मैंने क्या लिखा है। एंड ट्रेडिशनल रिलेशनशिप, ये शायद मैं कुछ और बता रहा हूँ कि क्या होता है, बट फ्लो डायग्राम अवॉइड ही करना, क्योंकि मेरे को तो अब जो 24 की थी, अब जो मेरे को बेसिकली अब मैं अपना अटेम्प्ट दूंगा उसके अंदर मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फ्लो डायग्राम्स थोड़े अवॉइड करूँ। अवॉइड करूँगा मतलब ये नहीं यार कि मैं बनाऊँगा। देखो फ्लो डायग्राम आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कंटेक्चुअल रखना भाई, देयर इज नो बंच ऑफ लॉज टू गेट मार्क्स, टेक्सचुअल रखनी है चीज़ें। अगर फ्लो डायग्राम आपका डिमांड कर रहा है, थोड़ा आपको लग रहा है उससे काम ईजी हो रहा है, तो बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, द अराइवल ऑफ मॉडर्निटी हैज रीशेप्ड अवर ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद नेचर, हाउ कैन चेंज इन एनवायरमेंटल एटीट्यूड एड इन एड्रेसिंग सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस। मतलब मैं ट्रेडिशनल रिलेशनशिप मैंने बता दी कि पहले ट्रेडिशनल रिलेशनशिप सब्सिस्टेंट बेस्ड होती थी। डीपी कॉलेजिज्म वर्ड बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसको यूज़ करना। नॉट ओनली ह्यूमन बट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इक्वल राइट ऑन नेचर, पहले हम इसको मानते थे। तो ठीक है, ये फ्लो डायग्राम अच्छा बनाया मैंने, क्योंकि मैंने
जो फ्लो डायग्राम का रियल यूज़ होता है वो मैंने बता दिया कि जल्दी से 3 पॉइंट देखे कि पहले ट्रेडिशनल रिलेशनशिप क्या थी। मैंने पेज नहीं भरा, मैंने मैकेनिकल नहीं बनाया, तो ये आप भी कर सकते हो। और सिर्फ मैंने मैकेनिकल से मतलब है मैंने सिर्फ वर्ड नहीं लिखा, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। डीपॉलिटिकलिज्म का मतलब एनिमिस्टिक बिलीफ, नेचर इज अ लिविंग थिंग इन इटसेल्फ। तो आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है, इलस्ट्रेशन करना है। देखो मैकेनिकल से मतलब ये है कि इलस्ट्रेट जो लोग नहीं करते ना उनका मैकेनिकल लगता है, आपको इलस्ट्रेट करना है, ठीक है। सो आई होप मेरी कॉपीज देखने से आपको कुछ मदद मिली होगी, एंड आई विल अपलोड दिस कॉपी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप वहाँ पे देख लो एंड श्योरली इट विल हेल्प यू। आपको कुछ उसके अंदर से एग्जाम्पल्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। एंड बस पेपर कंप्लीट करना। देखो पेपर कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन एथिक्स। जैसे मेरे पेपर कंप्लीट नहीं हुए थे केस स्टडी में, तो इस बात का ध्यान रखना, पेपर कंप्लीट आपको करना है। एंड पेपर कंप्लीट प्लीज़ करना, ये बहुत ज़रूरी होता है पेपर कंप्लीशन, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना। एंड लास्ट में अगर जल्दी जल्दी से करना, देखो केस स्टडी के अंदर तो मैं आपको बता दूं, केस स्टडी में ये नहीं कि केस स्टडीज़ में भी आप फ्लो डायग्राम ना बनाओ। केस स्टडीज़ में तो फ्लो डायग्राम बना के जल्दी जल्दी निकालते हैं। स्टेक होल्डर्स 1 2 3 4 स्टेक होल्डर, या फिर ऐसे 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 बता देना, ठीक है। एंड जल्दी से जितना कर सकते हो। केस स्टडी के अंदर भी मेक श्योर कि आप ऐसा कोई थिंकर का नाम दे जाओ, 1 पॉइंट दे जाओ यार, बस 1 पॉइंट दे जाओ, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बंदे ने कुछ अलग लिखा था, और जब वो आपको मार्क्स दे रहा हो ना उस क्वेश्चन का, उसके दिमाग में वो बात हो। तो इसके लिए आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा पेपर में, तो कॉन्शियस रहना एग्जाम के अंदर, ठीक है। कॉन्शियस रहना, और 1 पॉइंट जरूर लिख देना केस स्टडी के अंदर भी, जो कि यूनिक हो, जो कि मैकेनिकल ना हो, क्योंकि आपको मालूम है केस स्टडी में क्या होगा, मेरिट, डीमेरिट, और बहुत ऑब्वियस पॉइंट हम लिखेंगे। बट 1 पॉइंट ऐसा लिख देना यार कहीं भी, चाहे वो आप इंट्रो में लिखो, चाहे आपको कंक्लूजन में लिखो, चाहे आपको कोई सब पार्ट के अंदर लिखो BC में, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। और वो किस तरह का पॉइंट होगा, जो कि मैंने आपको बताया था, माइथोलॉजी इन सब टाइप का। सो मिलते हैं अगली बार। एंड आई थिंक मेरी वीडियो यही वाला PDF था। सो बस अब गोकू वाले सुपर सैयन मोड में जाना है यार, एंड कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करी आप लोगों ने, बस कॉन्फिडेंस लेकर जाना और सेल्फ बिलीफ रखना। देखो सेल्फ बिलीफ से ज़्यादा ना कोई बड़ी ताकत नहीं है, ठीक है। सेल्फ बिलीफ से ज़्यादा बड़ी कोई ताकत नहीं है। मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो ट्राइबल्स होते हैं ना, अगर कोई बीमारी हो जाती है, जो ट्राइबल्स होते हैं वो कम्युनिटी हीलिंग करते हैं। कम्युनिटी हीलिंग का मतलब क्या होता है, रिचुअल करते हैं, आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, स्पिरिट्स को बुलाते हैं। साइंस कहता है कि ये चीज़ हेल्प करती है, इट हेल्प्स। कैसे? क्योंकि भाई ये इंसान को ना कंफर्ट दे रही है साइकोलॉजिकल, उसको सेल्फ बिलीफ दिला रही है, वो सही हो जाएगा, और वो सही हो जाता है। तो सेल्फ बिलीफ रखना है कि आपका मेंस क्लियर हो गई होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना है, ठीक है, और आपका ज़रूर क्लियर होगा। याद रखना, जो हम सोचते हैं ना वो हम बन जाते हैं। तो आने वाले 4-5 दिन, या मतलब आने वाले का जो 1 वीक होगा, इसमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। सो इसी के साथ बाय, साइनिंग आउट, आपका सिविलाइज्ड IAS।